नमस्कार, मैं मयंक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। अभी तक लोक प्रशासन की क्लासेस में हमने आदेश की एकता पढ़ा था, पद सोपान पढ़ा था और बहुत सारे संगठन के सिद्धांत हम समझ चुके हैं। आज से हम लोग उन चिंतकों को पढ़ेंगे जिन्होंने प्रबंधन और लोक प्रशासन के सिद्धांत दिए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से जो महत्वपूर्ण चिंतक हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चिंतक हैं वो जो एमपीपीएससी के लिए उपयोगी हों वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आज की जो क्लास है वो टेलर के सिद्धांत पर आधारित है और टेलर का जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक प्रबंधवाद कहलाता है। आप लोगों को बताया मैंने कि लोक प्रशासन के जो पिता थे वो थे वुड्रो विल्सन, लेकिन टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधवाद का पिता कहा जाता है। तो आज हम लोग टेलर के सिद्धांत को पूरा पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेलर के सिद्धांत को। टेलर के सिद्धांत को शुरू करने से पहले, क्योंकि टेलर का सिद्धांत क्या कहता है, वैज्ञानिक प्रबंधवाद, तो हमको ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये वैज्ञानिक प्रबंधवाद होता क्या है। तो समझिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंधवाद क्या है। अब एक काम होता है जो मनमाने ढंग से होता है, जिसको हम तीर और तुक्का कहते हैं, कि हमने तीर चलाया तुक्के से कहीं लग गया। तदर्थवाद कहते हैं कि अपने मन से काम कर रहे हैं। तो ये वैज्ञानिकता नहीं है। वैज्ञानिकता में क्रमबद्धता होती है। वैज्ञानिकता जो है वो कार्य कारण सिद्धांतों पर आधारित होता है। वैज्ञानिकता में ज्ञान होता है, सूक्ष्म ज्ञान होता है। तो कोई भी चीज वैज्ञानिकता में कब आएगी, तो कहा ही जाता है सिस्टमेटिक एंड माइक्रो एनालिसिस इज कॉल्ड साइंस। जब हम किसी चीज का क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है। तो टेलर भी कहेंगे कि प्रबंधन को हमको विज्ञान की तरह से देखना चाहिए और वही सिद्धांत जो है वो वैज्ञानिक प्रबंधवाद कहलाता है। अगर आपके 3 मार्क्स में 3 नंबर में ये पूछे कि वैज्ञानिक प्रबंधवाद क्या है, तो आप बताइएगा कि वैज्ञानिक प्रबंधवाद से तात्पर्य है कि प्रबंधन को विशिष्ट ज्ञान, मैंने बताया ज्ञान होना चाहिए, विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। यानी वैज्ञानिकता में क्या आना चाहिए, विशिष्ट ज्ञान आना चाहिए, विश्लेषण आना चाहिए, कार्य कारण कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कहलाता है कार्य कारण के आधार पर मानवीय प्रयासों को करना है। यानी जो मानवीय प्रयास हैं वो मनमाने ढंग से काम न करें, उन मानवीय प्रयासों को संगठित करके उनसे कार्य कराना चाहिए विशिष्ट ज्ञान के आधार पर, उनसे कार्य कराना चाहिए विश्लेषण के आधार पर, उनसे कार्य कराना चाहिए कार्य और कारण। कार्य कारण बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो इसका एक रिजल्ट होगा। कार्य कारण हो, उस सब चीज का कारण होता है। तो अगर कारण सही से हो गया तो कार्य भी बेहतर हो जाएगा और उस आधार पर अगर हम मानवीय प्रयासों करते हैं तो उसको कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंधवाद। अब यहां हमने बता दिया कि इसमें तदर्थ अथवा तीर और तुक्के से प्रबंधन नहीं होता है, मनमाने ढंग से प्रबंधन नहीं होता है कि तीर चलाया और तुक्के से लग गया, नहीं, एक सिस्टमेटिक नॉलेज के आधार पर सब कुछ चलता है। इसके साथ अगर हम देखें तो यहां पर हमने लिख दिया है कि वैज्ञानिक प्रबंधवाद के जो जनक हैं वो फ्रेडरिक विस्लू टेलर हैं, जिनको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आप लोग 3 नंबर में देख लीजिएगा। हाँ, 3 नंबर में अगर लिखने में इतना ज्यादा तो लिखना नहीं है, बस अगर ये लिख देंगे कि वैज्ञानिक प्रबंधवाद से तात्पर्य प्रबंधन को विशिष्ट ज्ञान, विश्लेषण, कार्य कारण के आधार पर मानवीय प्रयासों को करना। चलिए अगर हम बात करें टेलरवाद, और टेलरवाद का मतलब यही निकला कि जो सिद्धांत टेलर ने दिए थे वही सिद्धांत टेलरवाद कहलाता है। सिंपल, जो विचारक जो सिद्धांत देता है उसके साथ वाद जुड़ जाता है, गांधीवाद, मार्क्सवाद, वैसे ही टेलरवाद। तो आप कैसे बताओगे कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंधवाद ही टेलरवाद कहलाता है। और एक बात और ध्यान रखिए कि टेलरवाद को द्वितीय औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। प्रबंधन की दुनिया में टेलरवाद को द्वितीय औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। प्रथम औद्योगिक क्रांति क्या था, जिस समय मशीनें आई, हाथ का काम खत्म हो गया, मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन बढ़े, मार्केट में बूम आया, वो प्रथम औद्योगिक क्रांति था। और टेलर ने जिस तरह से वैज्ञानिकता का सिद्धांत दिया, प्रबंधन से हम कैसे उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, यह सिद्धांत दिया, इस कारण से टेलरवाद को द्वितीय औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यह बात आप ध्यान समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर पूछ ले आपके 3 नंबर में कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ऐसे ही दे देता है 3 नंबर में
किसी का नाम दे दिया उठा करके। तो आप जन्म मृत्यु याद रहे या न रहे, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर याद रहे कि टेलर जो है वो वैज्ञानिक प्रबंधवाद के पिता हैं। आपको मैंने बताया कि टेलर क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधवाद के पिता हैं, और इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें से वैज्ञानिक प्रबंधवाद निकला। उस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, हो सकता है ये पुस्तक ही 3 नंबर में पूछ दे, तो आप लिख दीजिएगा इसके राइटर जो है वो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो 1911 में आया था। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो टेलर ने लिखा है। तो अगर टेलर के बारे में आए तो ये लिख लीजिएगा, और अगर आ जाए 3 नंबर में कि द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने लिखा है, तो आप बता सकते हैं टेलर ने। अब हमने थोड़ा 3-3 नंबर को देख लिया, अब हम 5 नंबर के सवाल की तरफ आते हैं। तो ये पूछ सकता है 5 नंबर में, टेलरवाद के आने के क्या कारण थे। तो देखो, टेलरवाद के आने का कोई भी सिद्धांत कब आता है, जब जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसी चीजें नहीं होती हैं, तो उसको सही करने के लिए कोई सिद्धांत आता है। तो उत्पादन कम हो रहा था, जितना मालिक चाहता था उतना उत्पादन कंपनी की तरफ से नहीं हो पाता था, और श्रमिक मनमाने ढंग से काम कर रहे थे। वही तीर और तुक्के का सिद्धांत चल रहा था, कोई भी साइंस नहीं था, कोई भी विज्ञान नहीं था। इसलिए टेलरवाद आया, ताकि एक वैज्ञानिकता दिया जा सके प्रबंधन को। तो आप समझिए कि टेलरवाद या वैज्ञानिक प्रबंधवाद के आने का प्रमुख कारण उत्पादन में कमी, मैंने बताया उत्पादन में कमी था। श्रमिकों पर उचित ध्यान नहीं देना, श्रमिक जैसे मन चाहे वैसे काम कर रहे हैं। तीर और तुक्के का सिद्धांत, तदर्थवाद, बहुत सारे नाम से हम जानते हैं। अंगूठे का नियम, अभी आगे समझेंगे। अंगूठे का नियम भी यही कहता है कि जैसे मन चाहे वैसे काम कर रहे हैं, काम में कोई प्रबंधन नहीं है। तो श्रमिकों पर उचित ध्यान नहीं देना, संगठन में व्यवस्था का अभाव, कोई कहीं से आदेश दे रहा है, कोई आदेश नहीं दे रहा है, न तो सही से निरीक्षण है, न सही प्रबंधन है। तो वैज्ञानिक प्रबंधनवाद का आना आवश्यक था, जिसको हम टेलरवाद के नाम से जानते हैं। तो टेलर ने एक टर्म दिया, ये याद रखिए, हो सकता है 3 नंबर में पूछते, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग मतलब आप समझिएगा कि व्यक्ति कामचोर होता है। अब कामचोरी वो 2 तरीके से करता है। एक तो प्राकृतिक कामचोरी है कि व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है। तो व्यक्ति का जो प्राकृतिक कामचोरी है कि हर एक व्यक्ति में कामचोरी की बात होती है, वो काम करना पसंद नहीं करता है। तो एक होता है नेचुरल सोल्डरिंग, यानी प्राकृतिक कामचोरी है, काम करना ही नहीं है उसका। दूसरा है सिस्टमेटिक सोल्डरिंग, यानी कि सिस्टम इतना लचीला है, इतना ढीला है कि व्यक्ति उसमें काम ही नहीं कर पा रहा है। अब हम काम क्यों करते हैं? जब हमको कोई लाभ मिलता है तो हम काम करते हैं। काम करने का मेन उद्देश्य होता है व्यक्ति के अंदर कि हम ये लाभ पाएंगे तो काम करेंगे। अगर हमको लाभ नहीं मिलेगा तो हम क्यों काम करेंगे? करेंगे ही नहीं। तो नेचुरल सोल्डरिंग का मतलब प्राकृतिक रूप से हम कामचोर हैं, भागते हैं, काम से जी चुराते हैं, आलसी हैं, है ना। वही है कि आज का काम कल पे टालते हैं, है ना। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, इस सबके दाता तो राम है, बैठे रहो। आलसीपन जो है मनुष्य के नेचर में। तो टेलर ने क्या कहा कि सोल्डरिंग को उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण माना। ये जो आलसीपन है, ये जो कामचोरी है, उसको टेलर ने सबसे प्रमुख कारण माना है कि उत्पादन में कमी इस कारण से है। उनके अनुसार कार्य न करने की इच्छा अथवा आलस मनुष्य के स्वाभाविक गुण यानी नेचुरल सोल्डरिंग और व्यवस्था के ढीलेपन के कारण है, और जो व्यवस्था का ढीलापन है उसको सिस्टमेटिक सोल्डरिंग के नाम से जाना जाता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्या कारण थे। ये 5 नंबर में आ सकता है कारण। तो 5 मार्क्स में अगर आपको कारण बताना होगा तो आप बताएंगे कि उत्पादन में कमी, श्रमिकों पर उचित ध्यान नहीं देना, संगठन में व्यवस्था का अभाव होना, और मेन चीज जो टेलर ने बताया वो है सोल्डरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, ये भी 5 नंबर में आ सकता है कि टेलर के द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा करें। ये 5 नंबर में आया है ना। टेलर के द्वारा किए गए प्रयोगों की चर्चा करें। कोई भी सिद्धांत अगर वैज्ञानिक सिद्धांत है खासकर, तो वो प्रयोगों पर आधारित होता है। बिना टेस्टिंग के हम कोई सिद्धांत नहीं दे सकते। विज्ञान के साथ तो ऐसा ही है कि हमको कार्य पता करना है तो कारण पता करना होगा, और कारण किसी न किसी प्रयोग से हम कारण को जान सकते हैं। तो अगर हम वैज्ञानिक प्रबंधवाद दे रहे हैं तो हमको प्रयोग करने पड़ेंगे। टेलर ने भी प्रयोग किए। तो टेलर के प्रयोग को 5 मार्क्स में आप देखिए कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधवाद कुछ प्रयोगों पर आधारित था जो निम्नलिखित है।
अब मेरी बात एक बड़ी बहुत ही ध्यान समझिएगा। टेलर का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है कि उसने देखा कि कच्चा लोहा ढोलने वाले जो श्रमिक हैं, अगर वो लगातार काम कर रहे हैं तो उत्पादकता में कमी आ रही है, यानी वो उनके द्वारा किया गया कार्य उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर उन श्रमिकों को समय समय पर विश्राम दिया जाए तो वो अपने काम को बेहतर कर पाते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है, जो प्रयोग था, उससे निकला कि टेलर ने देखा कि यदि कच्चे लोहे को ढोने के दौरान यदि श्रमिकों को विश्राम दिया जाता है तो उनके द्वारा कार्य अधिक होता है। विश्राम करने से एनर्जी रिस्टोर हो जाती है और फिर से व्यक्ति काम करने के लिए चल देता है। तो यह है पहला। दूसरा, यदि अलग कार्य के लिए अलग फावड़े का प्रयोग हो तो कार्य बेहतर होगा। अब क्या होता था कि एक ही फावड़े से कठोर चीज पर भी वार किया जाता था और नरम चीज पर भी, तो उत्पादकता में कमी आती थी। तो टेलर ने कहा कि भाई अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजार लाओ ना, अलग औजार से अलग काम किया जाए तो कार्य बेहतर होगा। तो ये भी प्रयोग इनका बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा जो प्रयोग है कि धातु की कटाई में मशीन की गति पर ध्यान देना आवश्यक है। धातु की कटाई पर इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, इनकी बुक भी है धातु से कटाई से संबंधित। तो धातु के कटाई पे मशीन की गति कि किस प्रकार मशीन काम करेगी तो धातु की कटाई बेहतर होगी। तो ये तीन प्रयोग, इन तीन प्रयोगों के आधार पर ही टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधवाद का सिद्धांत दिया है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि टेलर के द्वारा जो प्रयोग किए गए वही आगे चल करके वैज्ञानिक प्रबंधवाद बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम 11 मार्क्स ले लेते हैं ना। अब 11 नंबर का एक सवाल ले लेते हैं। और सवाल तो कहीं से भी 11 नंबर का बन सकता है। आपको पता है कि वैज्ञानिक प्रबंधवाद क्या है, इसके कारण क्या है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ऐसे दे सकता है बढ़ा करके। लेकिन हमने एक सैद्धांतिक रूप से 11 नंबर लिया है कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधवाद के सिद्धांत को समझाइए तथा किस विधि से इसे लागू किया जा सकता है। तो यहां पर देखो, अगर पूछता है वैज्ञानिक प्रबंधवाद को समझाइए तो यहां आंसर व्हाट है, क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधवाद क्या है। तो व्हाट जहां आता है, क्या आता है, तो सीधे सीधे हम डिफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा मैंने वैज्ञानिक प्रबंधवाद की आपको बताई है पहला ही स्लाइड में कि वैज्ञानिक प्रबंधवाद क्या है। तो इस परिभाषा से हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। आप यहां पर उस परिभाषा को लिख दीजिएगा और फिर लिखिएगा, यहां पर लिखा है F.W. टेलर के 4 सिद्धांत और नियम दिए। F.W. टेलर ने 4 सिद्धांत दिए हैं जिसके द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधवाद लाया जा सकता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधवाद को लाने के लिए 4 सिद्धांत कहें या 4 नियम कहें, वो दिए गए। 5 नंबर में आएगा तो सीधे सीधे सिद्धांत लिख देंगे। और चूंकि हमने 11 नंबर का क्वेश्चन बनाया है तो इसको बहुत डिटेल में समझेंगे इन सिद्धांतों को। ये सिद्धांत कार्य को करने की वैज्ञानिकता को बढ़ावा देते हैं। ये सिद्धांत क्या करते हैं, कार्य जो भी आप वैज्ञानिकता को बढ़ावा देने का काम करेंगे ताकि वैज्ञानिक प्रबंधवाद को लाया जा सके। अब देखो कौन कौन से हैं। तो ये पहला है, अंगूठे के नियम के स्थान पर कार्य में वैज्ञानिकता तदर्थ। अंगूठे मतलब देखो, अंगूठे के नियम के स्थान पर कार्य में वैज्ञानिकता होनी चाहिए। अंगूठे का नियम क्या कहता है, वही तदर्थवाद, अब मनमाने ढंग से काम करना। तदर्थवाद वही कहता है मनमाने ढंग से काम करना। तीर और तुक्का, तीर चला दिया, कहीं तुक्के पे लग गया, काम हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ऐसे काम नहीं करना भाई, ये अंगूठे का नियम नहीं चलाना है। उसके स्थान पर कार्य करने में वैज्ञानिकता होनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच जो कि कार्य कारण पर निर्भर करता है। इसके लिए गति का अध्ययन कि कितने समय में हम कितना कर लेंगे, कितनी गति से कर लेंगे, गति का अध्ययन, समय का अध्ययन और थकान का अध्ययन, यानी कब व्यक्ति थक जाता है तो उसको विश्राम देना चाहिए। जो ये थकावट में अगर हम विश्राम पा जाएं तो हमारी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी और फिर से हम काम पे लग जाएंगे। तो टेलर ने कहा कि तीर तुक्के के नियम से काम नहीं करना है, अंगूठे के नियम से काम नहीं करना है, काम करना है तो वैज्ञानिकता के साथ करना है। और वो तब आएगी जब हम गति पे ध्यान देंगे, कितनी स्पीड से काम करना है, किस प्रकार करना है, समय का ध्यान देंगे और थकान का ध्यान देंगे। ये पहला नियम है। अब दूसरे नियम की बात करें तो वैज्ञानिक तरीके के अनुसार कर्मचारियों श्रमिकों का चयन होना चाहिए। अब जो कर्मचारी चयनित हम लोग कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि अपने मनमाने ढंग से हमने कोई भी कर्मचारी चुन लिया। अरे उसकी योग्यता भी देखना आवश्यक है। तो उसकी योग्यता, उसकी निपुणता, कार्य करने की क्षमता को देखना चाहिए, वो भी किस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से,
ताकि हमारे संस्थान में एक अच्छा और योग्य एम्प्लॉय आ सके, कर्मचारी आ सके, और जो कि काम को बढ़ा सके, काम को कर सके। चलिए आगे समझिएगा। तो तीसरा जो नियम है, सहयोग और समन्वय की भावना होनी चाहिए। देखो भाई, जो उच्च अधिकारी है और जो निम्न अधिकारी है, अगर उसमें सहयोग और समन्वय नहीं होगा तो काम अच्छे से नहीं होगा। तो टेलर इस बात पे फोकस करते हैं कि सहयोग और समन्वय की भावना होनी चाहिए, यानी यह कार्य व कर्मचारी तथा प्रबंधन के बीच होना चाहिए। यह मतलब वही सहयोग और समन्वय किसके बीच में होना चाहिए? कार्य में, कर्मचारी में और प्रबंधन में। अब एक बात और समझना, ये समन्वय आएगा कैसे? तो टर्म देते हैं मानसिक क्रांति, मेंटल रिवोल्यूशन। तो टेलर का ये जो मानसिक क्रांति का सिद्धांत है वो समन्वय के लिए है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है ये 3 नंबर में पूछ दे, तो यहीं से आप ध्यान दे दीजिए कि मानसिक क्रांति क्या होती है। देखो, श्रमिकों को चाहिए ज्यादा से ज्यादा उनको सैलरी मिले, यानी उनको आर्थिक लाभ हो। तो श्रमिकों को चाहिए आर्थिक लाभ, और मैनेजर यानी प्रबंधक को चाहिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। तो अगर हम श्रमिकों को ज्यादा आर्थिक लाभ देंगे तो वो काम बेहतर करेंगे और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो प्रबंधक भी खुश और श्रमिक भी खुश, यानी एक मानसिक क्रांति हो गई कि नहीं? इसको कहा मेंटल रिवोल्यूशन। तो देखो, सहयोग और समन्वय तभी संभव है जब मानसिक क्रांति होगी। और कैसे होगी? तो टेलर यह मानते हैं कि प्रबंधन और श्रमिक के बीच असहमति नहीं होनी चाहिए, दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। और तभी होगा जब श्रमिक को पर्याप्त आर्थिक मदद मिलेगी, तभी वो मन लगा कर काम करेगा। वही कहा ना, सोल्डरिंग, यानी कामचोर है लेकिन उसको मुनाफा दिखा दो, काम करने लगेगा। और दोनों एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। जब उत्पादन बढ़ेगा, मालिक को क्या चाहिए? उत्पादन चाहिए, और श्रमिक को क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मुनाफा। दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, मानसिक क्रांति होगी, समन्वय होगा, दोनों का विश्वास एक दूसरे पर हो गया, श्रमिकों को आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त हो, वही मैंने बताया, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो मालिक भी खुश होगा, तो एक मानसिक क्रांति हो जाएगी। चौथा जो नियम, 4 नियम बताया था मैंने, तो चौथा नियम, प्रबंधन व कर्मचारियों के मध्य कार्य का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। किसको क्या कार्य करना है यह पता होना चाहिए। अब देखो, ये हमने 4 नियम तो बता दिए आपको। देखो, पहला पार्ट हमने बताया कि सिद्धांत क्या थे, तो 4 नियमों पर आधारित थे। अब हम इस सिद्धांत को कैसे लागू कर पाएंगे? कोई तो विधि होगी, तो सेकंड पार्ट में विधि पूछा गया है। तो अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं जिसमें विधि पूछा गया है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन की विधियां, कि कैसे हम वैज्ञानिक प्रबंधन कर पाएंगे। अब देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है जिसको कहते हैं कार्यकारी पर्यवेक्षक, फंक्शनल फोरमैनशिप। इसको समझ लो, हो सकता है 5 नंबर में अलग से पूछ ले, अलग से भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब इन्होंने, टेलर ने क्या कहा कि 4 बॉस होने चाहिए, 4 कर्मचारी होने चाहिए जो योजना से संबंधित हो, प्लानिंग बनाए, और 4 कर्मचारी ऐसे होने चाहिए जो क्रियान्वयन से संबंधित हो, इंप्लीमेंटेशन से संबंधित हो। 4 बॉस होने चाहिए जो कि योजना बनाए, प्लानिंग बनाए, और 4 बॉस ऐसे होने चाहिए जो उस योजना का क्रियान्वयन करें। तो ये 4 बॉस कौन कौन से हैं? तो प्लानिंग वाले 4 बॉस को देखिए। तो एक कार्यक्रम क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क क्या करेगा? शेड्यूल बनाएगा काम का, कि इस काम में इतने समय में ये काम हो जाएगा, ये काम करेगा कार्यक्रम क्लर्क। दूसरा, समय व लागत क्लर्क, कोई काम को करने में कितना समय लगता है और कितना लागत लगेगा, ये काम करेगा। एक निर्देशन देगा, और दूसरा अनुशासन क्लर्क होगा। यानी 4 जो है वो प्लानिंग से संबंधित है। अब इधर आ जाओ क्रियान्वयन में। एक गैंग बॉस होना चाहिए, टोली का, टोली के सभी को देख रहा है, वो गैंग बॉस है, टोली है, टोली का बॉस है वो। एक स्पीड बॉस है, आपको पता ही है कि स्पीड टाइम और कितना हम विश्राम दे रहे हैं उस पर ही पूरा टेलर का सिद्धांत टिका हुआ है। तो एक गैंग बॉस हो, एक स्पीड बॉस हो जो कि गति को देखे कि कितने गति से काम चल रहा है, एक रिपेयर बॉस हो यानी मरम्मत करने का काम करे, कोई मशीन का खराबी हो जाए, ये भी क्रियान्वयन का ही पार्ट है, और एक इंस्पेक्टर हो जो कि निरीक्षण करे, जो कि
सब जगहों देखता रहे। तो एक पूरा टोली का बॉस हो, एक स्पीड बॉस हो, एक रिपेयर बॉस हो, एक इंस्पेक्टर हो, तो ये 4 कर्मचारी क्रियान्वयन के लिए, 4 कर्मचारी प्लानिंग के लिए। और ये सभी किसको आदेश देंगे या किससे काम करवाएंगे? तो श्रमिक से काम कराएंगे। एक बात समझना है, यहाँ आदेश की एकता नहीं है, यानी टेलर आदेश की एकता के सिद्धांत पर काम नहीं कर रहे हैं। ये इनका आलोचना भी होगी कि आप 4 बॉस जो है प्लानिंग का बना दिए, 4 बॉस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का बना दिए, तो इससे काम ठीक होता नहीं है। आदेश की एकता का होना जरूरी है। और अगर आदेश की एकता को आपको जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जहां लोक प्रशासन है वहां मैंने आदेश की एकता को समझाया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि आदेश की एकता के विपरीत टेलर कई बॉस के सिद्धांत को मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहला देख लिया फोरमैनशिप, अब दूसरा देखें अपवाद का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रबंधन हो तो जो जिस स्तर पे हो उसी स्तर पे निपटारा हो जाए, कर ले। ये नहीं कि उच्च अधिकारी को हमेशा सम्मिलित कर लिया जाए या उच्च अधिकारी से आप बात करने जा रहे हैं। अपवाद स्वरूप ही उच्च अधिकारी अधीनस्थ के कार्य में हस्तक्षेप करे, नहीं तो नॉर्मल लाइफ में वो किसी तरह का हस्तक्षेप न करे। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तभी अपवाद स्वरूप ही उच्च अधिकारी अधीनस्थ के कार्य में हस्तक्षेप करे, यही कहलाता है अपवाद का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार अपवाद स्वरूप ही उच्च प्रबंधन का सहयोग लेना चाहिए। ज्यादातर मामले को अधीनस्थ ही निपटारा करें, ज्यादातर मामले अधीनस्थ ही निपटाएं, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई जिसमें अपवाद आ गया तभी आप अपने उच्च बॉस को इन्वॉल्व करें। तो इसके आधार पर भी वैज्ञानिक प्रबंधवाद आएगा। तीसरा, कार्य क्षेत्र के अनुसार तथा क्षमता के अनुसार ही वेतन देना चाहिए। अब देखो यहां टेलर क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं कि दिन भर किसी ने काम किया तो एक जैसी सैलरी दे दी गई, उस दिन की सैलरी दे दी गई। नहीं, अगर किसी ने उत्पादन ज्यादा किया है तो उसकी सैलरी अधिक होनी चाहिए, उसको वेतन का प्रोत्साहन अधिक होना चाहिए। और किसी ने अगर उत्पादन कम किया है तो उसके वेतन का जो प्रोत्साहन है वो कम होना चाहिए। यही तो मानसिक क्रांति लाएगा। लोग खूब मन से काम करेंगे जब ज्यादा वेतन पाएंगे तो, क्योंकि उनके काम के आधार पे वेतन देना है, न कि दिन के आधार पे। समय के हिसाब से वेतन नहीं देना है कि दिन भर काम किया और 250 रुपए ले गए। लेकिन अगर आपने अच्छा प्रोडक्शन किया है तो आपको उच्च वेतन मिले और आपने कम प्रोडक्शन किया है तो आपको निम्न वेतन मिले। तो ये क्या कहता है कि यदि कोई श्रमिक ज्यादा उत्पादन करता है तो उसको अधिक वेतन, और जो कम उत्पादन करता है तो उसे कम वेतन मिलना चाहिए। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, टेलर जो है कहते हैं एक्सपेक्टेड वर्क परफॉर्मेंस, जिसको EWP लिखा है उन्होंने, कि जितना हमने अनुमान लगाया है, एक्सपेक्टेड मतलब जितना हमने माना है उतना वर्क परफॉर्मेंस, जिसको EWP कहा जाता है। तो मान लो कोई वर्कर EWP पर ही काम कर रहा है कि मालिक ने कहा कि 100 चीजें बनानी है, दिन भर में 100 बनाना है, 100 बना दिया, तो EWP पे है, क्योंकि मालिक भी जानता था कि 100 ही बनेगा, तो उसकी जितनी निर्धारित सैलरी है उतनी उसको सैलरी दे दी जाए। लेकिन कोई किसी वर्कर ने 150 बना दिया तो यानी वो EWP से प्लस हो गया, यानी जितना हम आशा किए थे उससे ज्यादा हो गए। ऐसे को लेबर 1 कहा है टेलर ने। तो जाहिर सी बात है कि उसने EWP से ज्यादा काम किया तो उसको ज्यादा वेतन मिलना चाहिए, और वो है लेबर 1। लेकिन मान लो 100 हमने माना और किसी ने 70 किया, किसी ने 50 किया, यानी उसने उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो उसका जो वेतन है वो कम होना चाहिए। तो टेलर का जो सिद्धांत है वो एक्सपेक्टेड वर्क परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको भी समझ लिया होगा। अगला समझिएगा, समय, गति और थकान का अध्ययन करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय को पहचाने, गति को पहचाने और थकान को पहचाने कि कब आदमी थक जाता है तो विश्राम दीजिए, समय का ध्यान रखिए, गति का ध्यान रखिए। उपरोक्त विधियों को लागू कर वैज्ञानिक प्रबंधवाद को लागू किया जा सकता है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है 11 मार्क्स का, कि कैसे हम उसको लागू करेंगे। तो मैंने उसके सिद्धांत भी बता दिए आपको, साथ ही उन विधियों का भी वर्णन कर दिया जिससे हम वैज्ञानिक प्रबंधवाद को ला सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब 3-4
4-5 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐड करके दे दे, है ना, कि टेलरवाद क्या है और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ऐसे ऐड करके भी आ सकता है, अकेले भी आ सकता है। तो मानवीय पक्षों का अभाव, है ना, मानवीय पक्ष नहीं है इसमें। इसमें टेलर जो है ये कह रहे हैं कि अगर हम वर्कर को एक आर्थिक मानव मान लें कि उसको पैसा देंगे तो पैसा देंगे तो काम करेगा, जितना पैसा देंगे उतना काम करेगा। देखो यहां पर देख लो भाई, EWP एक्सपेक्टेड वर्क परफॉर्मेंस, और लेबर वन ज्यादा काम कर रहा है, 100 का 150 बना रहा है तो इसको ज्यादा सैलरी दे दो, और अगर 70 बना रहा है तो इसको कम सैलरी दे दो। यानी उसको आर्थिक मनुष्य बना रहा है। टेलर क्या बना रहा है? उसको आर्थिक मनुष्य बना रहा है। मानवीय पक्षों का बिल्कुल अभाव है। ये नहीं देख रहा है कि वो भी मनुष्य की तरह उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। जैसे वर्तमान में अगर आप आगे हम पढ़ेंगे तो एल्टन मेयो आएंगे जो मानवीय पक्षों पर आधारित ही सिद्धांत देंगे। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या करता है? वो मानव को एक बोझ नहीं मानता है, उसको पूंजी मानता है। ह्यूमन इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज एन एसेट्स मानना चाहिए, उनको संपत्ति माननी चाहिए। तो टेलर मानवीय पक्षों का अभाव है। मनुष्य को मशीन की तरह देखता है, इसको पैसे दे दोगे तो काम करता रहेगा। रोबोट हो गया है वो, तो मनुष्य नहीं रोबोट हो गया है, जितना पैसा दोगे उतना ही वो काम करेगा। आदेश की एकता का अभाव, अभी हमने फंक्शनल फोरमैनशिप देखा तो उसमें भी देखा कि आदेश की एकता का अभाव है। प्रबंधन के अन्य सिद्धांतों पर ज्यादा जोर नहीं दिया, है ना। जैसे आने वाले समय में जो विचारक होंगे वो प्रबंधन के बहुत सारे सिद्धांत देंगे। हम लोगों ने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े, जैसे पद सोपान पढ़ा है, किस तरीके से पद सोपान में काम करना चाहिए, वो होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए। ये बहुत सारे जो है सिद्धांत आने वाले समय में विचारक देंगे, लेकिन टेलर ने ये नहीं दिया। तो अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन आ जाए तो इन बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से आज हमने आप लोग को टेलर और उसका टेलरवाद का सिद्धांत समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमको ज्वाइन किए रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।